ओके, लेट्स स्टार्ट एसे 320 और मेटिलिटी। आज अपना सबसे पहले ना देखो मेटिलिटी के एक बार वो देखते हैं। ये हमारे फ्रेमवर्क के अंदर है, ऑडिट के उसके अंदर जो प्रैक्टिस जैसे उनको मिलती है ना, वहाँ पे गाइडलाइंस होती है हमारी। लेट्स सी, मेटिलिटी इज रेलेवेंट व्हेन द प्रैक्टिशनर डिटरमाइंस द एनटीई ऑफ एविडेंस गैदरिंग प्रोसीजर्स। वेट मुदित पट्टी। ओके, Metility is relevant when practitioner determine NT of evidence gathering procedures like FAP or RAPs, whatever the audit procedure this is saying. And when assessing the subject matter information is free of misstatement, like we have to assess now whether the subject matter, the transaction or that particular the subject matter is the particular control or that the financial reporting area is perfectly free from the misstatement or not. We have to assess that. When considering the materiality, the practitioner understands and assess what factors might influence the decisions of intended users. Like कि जब हम अपनी मेटिलिटी को कंसीडर करते हैं ना, तो हमें ये देखना होता है कि क्या हमारी इंटेंडेड जो उनके यूजर्स हैं, जो हमारे स्टेक है, पब्लिक जैसे अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है तो उसका पब्लिक वहाँ पे वो है, यूजर है मोस्टली। तो वहाँ पे उसका क्या है वहाँ पे पर्पस। वहाँ पे जैसे जैसे अब रिलायंस की बात करेंगे हम, तो वहाँ पे यूजर्स जो उनके वो बहुत अमाउंट भी ऐसे करके उनकी देखोगे तो लैक्स करोड़ में होती है वहाँ पे। तो उनके जो यूजर्स भी होंगे वो भी थोड़े इसी टाइप के होंगे ना वहाँ पे। ऐसे तो है नहीं कि वहाँ पे 100 रुपीज कोई वो ऐसे छोटी छोटी अमाउंट करेगा, क्योंकि उनका शेयर भी ऑलमोस्ट देखोगे नियर बाय 2400 के आसपास होता है, 2400। तो उनके मतलब जैसे अमाउंट भी थोड़ी वो मेटीरियल अमाउंट होती है वहाँ पे, तो उनके यूजर्स को अफेक्ट कर सकती है वहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी मेटिलिटी डिसाइड करते हैं। मेटिलिटी इज कंसिडर्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स। इसका तुम्हें को मीनिंग बता सकते हो यहाँ पे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तुम अपने अकॉर्डिंग बताओ, इसको रीड मत करना, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बताओ क्या मीनिंग है इसका यहाँ पे। मतलब क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वहाँ पे, मेरे को थोड़ा वो बताओ यहाँ पे। क्वांटिटेटिव मींस अमाउंट फैक्टर्स। अरे वो तो मेरे को भी पता है, क्वांटिटेटिव अमाउंट में, क्वालिटेटिव उसकी क्वालिटी रिलेटेड है, उसके नेचर रिलेटेड। एग्जांपल के साथ बताओ, ऐसे तो ये तो मीनिंग थोड़ा पूछा मैंने वर्ड का। आई हैवंट आस्क्ड फॉर द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। नाउ थिंक। नाउ व्हाट हैपेंड? मेकिंग एग्जांपल्स। मेकिंग एग्जांपल और थिंकिंग? Thinking example. Like a big huge amount means like in comparison to the whole amount, there is a very significant amount, 20%, 30%. So it is considered as quantitative. What is the purpose of this here? That 30% is your estimation, is a judgment basis. Because if there is a misstatement in that particular area means amount, it will definitely affect very much the decisions of users and the position of the entity. Position of entity? Position, basically position of entity in the market. In the market, position of entity in the market. How? Position. Radhika? You It are is out? crashed. Radhika? Okay, no. I'm Okay, wondering what is qualitative means here. What carry on. I'm thinking in what किस डायरेक्शन में बोल रहे हैं कि वो क्वालिटेटिव है, मतलब कि मुझे समझ आ रहा। किस डायरेक्शन में बोल रहे हैं? हाँ, क्वालिटेटिव मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे मेटेरियलिटी में क्वालिटेटिव। तुम चलो वैसे तुम बताओ, तुम अपने अब इंटर में भी जैसे तुम मेटेरियलिटी पढ़ के आए तो तुमने वहां क्या पढ़ा कि वो क्वांटिटेटिव। पहले तो ये बताओ होता है कि नहीं होता, मेटेरियलिटी को क्वालिटेटिव फैक्टर अफेक्ट करता है नहीं करता? करता अगर लिखा है तो। मैंने पहले बोला था लिखे हुए पर मत उधर जाओ। नहीं मैंने नहीं, मेरे को नहीं आता, मैंने पढ़ा क्वांटिटेटिव तो पता है जैसे है वो तो। बताओ। अच्छा, क्वांटिटेटिव पता, चलो वो बताओ मेरे को फिर।
जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने डिसाइड, वी हैव डिसाइडेड कि if there is a misstatement of 5%, that will be material. For example, if in wages there is a 5% misstatement, so it will be material ना, कि quantitative terms में we are defining it. But in qualitative, I'm not getting it. See how it will be qualitative. Okay, you are not getting the qualitative now factor. Like we will be discussing it with the employers, see how they are getting salary, or if they are getting late salary or anything. It will be qualitative. Qualitative कैसे होगा अगर हम Salary, how it मतलब is? नहीं I'm giving an example ना कि wages अगर इसकी wages 5% quantitative हो गया तो इसी में qualitative कैसे होगा? I am not getting that. Okay, so you got that 5% or like that amount is dealing with quantitative factor, right? But are you not getting qualitative Yes. factor in that case? Yeah. Firstly, tell me how you have chosen that percentage. वो तो आता ही नहीं है, वो तो ऐसी एग्जांपल था ना. How you have chosen the 5%? I'm saying that it was just an example. वो तो yesterday you are asking मुझे and I back out कि I don't know how to compute that thing. Do you know 5% or what we have something. covered yesterday? Yeah, materiality. Firstly, you I know. Tell me. You started the session. What we have covered yesterday? We have just started this essay. And what we have covered? Have you done the revision or not? No. No. So you haven't read the almost 1.5 page. No. No. कैसे चलेगा? How this will work now? Read para number 4 now. Just now. Okay. What's here written? That I know. Okay. I'm thinking that you are asking about the formula. No. I haven't said that. I've said that how you have determined that percentage. Okay. On the basis of your professional judgment and the auditor's perception in that case. So you have applied the professional judgment and the auditor's perception, right? Then that's the quantitative factor or qualitative factor now? Quantitative. Quantitative. Okay, that is qualitative. That is qualitative. Qualitative. Okay. Now you got what other factors may affect now. Because that's the subject matter. Okay. In that case, and many other case, like if that particular amount is very immaterial, or it's dealing with the control part. No. मतलब कि it's like you were saying that in determining that 5%, we are applying our qualitative factor, na? Yeah, that's right. Okay. And we will also see this in somewhat 5 to 10 minutes later also, some factors affecting our audit materiality. Wait for just 5 to 10 minutes more. Let me cover again. Materiality is considered in context of quantitative and qualitative factors, such as relative magnitude, कि वो कितना material है वहाँ पे, how much material it is, or how much risk or that percentage carrying, nature and extent of effect of these factors on the evaluation or measurement of subject matter. क्या उसका nature और effect क्या उस factor पे वहाँ पे. इससे हम जैसे एक बार ना सीधा उस पैरा पे आता हूँ A2 पे. And the interest of the intended users, कि उसका मतलब कितने जो हमारा intended user है वो कैसे इफेक्ट करे वहाँ पे. And the assessment of materiality and the relative importance of quantitative and qualitative factors is particularly a particular engagement are matters of practitioner judgment. अब वो भी देखो practitioner की judgment पे है जो उसके. अब इसके बारे में सीधा उसकी आता हूँ एक बार. Let me just move on to that.
Okay, not going. I will also cover these three parts also. Let me just shift, move on to this para now. Firstly, let me complete this one. Materiality and audit risk are considered throughout the audit. Firstly, I will also cover that part, the factors that are affecting materiality, but let me cover this part that we have left yesterday. Materiality and audit risk are considered throughout the audit and in particular when. अब सबसे पहले ये बताओ कि जो ऑडिट मेटिलिटी और ऑडिट रिस्क का वो होगा रिलेशनशिप डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा, बताओ. Direct. है? One is saying Doing direct and direct. other is indirect. Great. Now we will ask both the reasons. Think take 5 seconds, 10 to 15 seconds. I have said direct because that much material, if it is huge in material, their risk of the audit risk, the chances of audit risk will be huge. The chances No, of audit. It's like if the thing is material, then you will apply more audit procedures and the audit risk will decline. Correct. Mudit, do you got it what Radhika said? Please say in Hindi. Radhika, please translate in Hindi now. देखिए अगर मटेरियल है कोई ज्यादा तो हम उससे प्रोसीजर ज्यादा लगाएंगे ना, तो अपने आप ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा अगर हम प्रोसीजर ज्यादा लगा लेंगे तो. Got it. What you got it now? Tell me that. That if it is huge in material, we will apply more procedures, and when we apply more procedures, the risk chance of risk is low. Why will apply more procedures? Because it is huge in material, no? Huge in material. It is more material, so we will apply more procedures. Correct. Then how audit risk will reduce then? If in a particular area more procedures are applied, the chances of occurring a risk is low. Why? Why? Because we will easily find it out, no? What you will find it? Audit risk. Audit risk you will find out. Means misstatements will be find out, so the audit risk will be low. Not getting. Radhika, can you explain? If you are applying the high procedure or you are applying the more audit procedures, then how audit risk will get reduced? See, audit risk is what we can issue we can qualify the report when we can issue clear report when it is qualified now. So if we are applying more audit procedures, then we will find as Mudit says, we will find the misstatements that are in the financial statements. In the financial statement, so you we will can find. issue the report that is required. So yeah. You can say that's right, but you have missed some part. Like, firstly, by applying the more audit procedures, you will obtain the more sufficient and appropriate audit evidence. Okay, that's a keyword. Firstly, you have to say if you got the SAE, then that part is not material, or that area is not carrying the misstatement in there. कि उस पार्ट में मिस स्टेटमेंट वहां पे नहीं होगी. अगर हमने ऐसे ही ऑब्टेन कर लिए तो हमारा ऑडिट रिस्क वहां पे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम वहां पे लेस चांसेस होंगे कि हम इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन इशू करेंगे वहां पे. और वहीं पे अगर ऐसे ही हमें ऑब्टेन नहीं हुआ, वहां पे हमारा ऑडिट रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमारे चांसेस ऑफ गिविंग इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन विल गेट इंक्रीज. सो दैट्स द रीजन.
फर्स्टली ये नहीं है कि सीधा हमारा ऑडिट रिस्क क्यों रिड्यूस होगा, उसका बीच का देखो ना, क्योंकि हम ऐसे ही ऑब्टेन करेंगे ऑडिट एविडेंस, वो भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट उस केस में, उसकी वजह से हमारा ऑडिट प्रोसीजर रिड्यूस होगा वहां पे, ऑडिट मतलब ऑडिट रिस्क रिड्यूस होगा वहां पे, रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा उस बेसिस पे। बीच की लिंक है, तुमने वाला लास्ट के एंड पॉइंट्स पकड़ लिए, लेकिन बीच का रीजन क्या होगा वो नहीं देखा था, यहाँ पे पर्टिकुलर रीजन क्या होगा। ओके, materiality and considered throughout the audit, in particular when identifying and assessing, oh, let me take the highlighter, identifying and assessing the risk of material misstatement. We have covered like when we are assessing the how much material it is, and also that when you are applying the audit procedure, in that case also determining NT of FAP, automatic NT of further audit procedures. सीधी सी बात है ना कि जब आगे अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए डिसाइड करें होंगे तो मटेरियल अमाउंट देख के रखेंगे ना कि मटेरियल में स्टेटमेंट किस एरिया में कर सकती है, ऑडिटर किस एरिया में ज्यादा होगा, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे करेंगे वहां पे। तो प्रैक्टिकली देखो यही होगा कि हमें जैसे पता होगा कि पिछली बार लास्ट टाइम भी हमने जब ऑडिट की थी उस एंटिटी की, तो वहां पे कौन सा एरिया मटेरियल था, रेवेन्यू का था, कोई एक्सपेंस का था पर्टिकुलर, बैंक की वहां पे थी नहीं थी, वहां पे कोई कंट्रोल्स वीक था तो वो प्रॉपर्ली कंप्लाई हुआ है कि नहीं, तो हम वो सारे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखेंगे, उसी बेसिस पे हम अपना एफएपी डिसाइड करेंगे। सबसे पहले देखो हमने क्या किया था, प्लानिंग की थी, फिर उसके बाद हमने वो करी थी प्लानिंग, उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग की है, और हमने आइडेंटिफायर असेस की थी आरएमएमएस एट आरएपी लेवल, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने वो सारे लगाए थे, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल वो की, तो वहां से हमने आइडेंटिफायर असेस किया था ना किस एरिया में रिस्क मटेरियल है, वहां पे कहाँ पे रिस्क ज्यादा है, तो उस बेसिस में करेंगे। फिर हम एंटी एफएपी लगाएंगे, जैसे 330 लगाएंगे। Then evaluating the effect of uncorrected misstatement, if any, on the financial statement and informing the opinion in the audit report. यहाँ पे ऐसे 450 अप्लाई होगा यहाँ पे uncorrected misstatement के केस में। फिर लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट पे जब जाएगा तो ऐसे 700 की सीरीज वहां पे एप्लीकेबल होगी। फिर तो सीरीज ये पर्टिकुलर एक चैन होती है ऑडिट की। अब देखो तुमने जब एफएपी लगाए उसके बेसिस पे तुम ऐसे जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है वो तुम क्या क्या लगाओगे, 500 सीरीज हो जाएगी, 600 भी हो जाएगी, क्योंकि हम एक्सपर्ट की वो ओपिनियन ले सकते हैं। तो हमारा देखो सारे ऐसे कनेक्ट हो गए ना इसी एक ही में। सबसे पहले 300 सीरीज, 300, 315 हमने आइडेंटिफाई असेस कर लिया, फिर मटेरियलिटी तो हम कर ही रहे हैं 320, 330, उसके बाद हम एंटी डिसाइड करेंगे फर्दर, मतलब ऑडिटर रिस्पॉन्स हो गया। उसके साथ में इवैल्यूएट इफेक्टर है अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो अभी बची हुई हो सकती है, जैसे 450 हो गया। फिर 500 सीरीज हो जाएगी क्योंकि हम वहाँ प्रोसीजर लगाएंगे, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे कैसे कैसे वहाँ पे, कि जो प्रोसीजर वहाँ पे बता रखे कब कब हो सकता है केसेस होंगे, फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस, सैम्पलिंग, और जो भी केसेस हम यूज करते हैं। फिर लास्ट में हमारी 700 आ गई, 600 भी यही आ गई कि हम एक्सपर्ट का, इंटरनल ऑडिटर किसी का भी यूज कर सकते हैं, जो अदर कोई एक्सपर्ट है वहाँ पे, ऑडिटर एक्सपर्ट जो भी हम वहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। तो सारे ऐसे कनेक्टेड हैं देखो इसी 3 लाइन में। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा था डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी व्हेन प्लानिंग द ऑडिट। देखो कल हमने यहाँ पे किया था, मटेरियलिटी होती है जैसे हमने, मैं बताऊं कि जैसे हमने ये लेवल डिसाइड कर लिया किसी भी परसेंटेज लगा के, और ये देखो मटेरियलिटी भी हम कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हम करते हैं, इसको मैं साथ लिख भी देता हूँ, जैसे कि हम लगाते हैं परसेंटेज, और किसको करते हैं हम यहाँ पे परसेंटेज तो नहीं, चलो ये वाला यूज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हम किस पे लगाते हैं परसेंटेज, अपने चूजन बेंचमार्क पे, बेंच मार्क पे लगाते हैं हम यहाँ पे। हाँ, इस पे हम परसेंटेज जो हमने अप्लाई की, परसेंटेज भी हमारी प्रोफेशनल जजमेंट है। अब कौन सा बेंचमार्क हमने किस एंटिटी के लिए ऑब्टेन करना है वो भी हमारी जजमेंट है। ठीक है, इतना पता है तुम्हें? कि हमने परसेंटेज लगाना है वो भी अपने चूजन बेंचमार्क पे। इसके भी अगर और मैं करूं तो यहाँ पे चूजन बेंचमार्क होता है, वहां पे चोजन बेंचमार्क जो हमने चूज किया बेंचमार्क, उस पर्टिकुलर केस में बेंचमार्क को हमने डिसाइड किया। अब देखो इसको रीड करो, यूज बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग वही सेम एज अ होल, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ पीजे प्रोफेशनल जजमेंट। देखो जो हमारा ये दोनों फैक्टर्स है, ये दोनों ही हमारे प्रोफेशनल जजमेंट की केस है। परसेंटेज तो है ही वहां पर्टिकुलर, चूजन बेंचमार्क हमने कौन सा फैक्टर रेलेवेंट है वहां वो भी डिसाइड करेंगे। देखो ये नेक्स्ट क्या है, अब परसेंटेज जो हमने डिसाइड इज ऑफन अप्लाई टू अ चोजन बेंचमार्क, वो आ गया एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन डिटरमाइनिंग। सबसे पहले हम यही डिसाइड करते हैं, जैसे अगर कोई बिग फोर या कोई लिस्टेड एंटिटी की करोगे वहां हम मटेरियलिटी डिसाइड करेंगे, क्योंकि आगे भी देखोगे तो जो फैक्टर उसमें स्मॉल एंटिटीज के केस में बताएगा तो वहां पे क्लैरिफाई कर देगा, वहां पे भी देखना कि मटेरियलिटी वहां पे कैरी नहीं हो सकती वहां पे, क्योंकि वहां पे उनके अमाउंट 100 या 1000 मतलब इतनी
मच मोर नंबर में नहीं होती तो वहाँ मेटेरियलिटी कई बार अप्लाई नहीं हो, वहाँ पे नहीं होगी। इन डिटरमाइनिंग मेटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मोर। नाउ सी फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बेंचमार्क। देखो परसेंटेज हमारी प्रोफेशनल जजमेंट कंप्लीटली है वहाँ पे कितने परसेंट लगाने हमने, लेकिन जो चूजन बेंचमार्क होगा उसके फैक्टर्स बता रहे हैं उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। अब परसेंटेज है वो तो हम उसी बेसिस पे करेंगे कि बेंचमार्क क्या है, किस इंडस्ट्री में हम वहाँ पे हैं, लेकिन जो बेंचमार्क होगा हम कैसे वहाँ पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। फर्स्टली एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हमारे एलिमेंट्स। ये तुम्हें पता है कि एल इक्विटी और रेवेन्यू एक्सपेंस में नहीं होते हैं। एसेट्स लायबिलिटी इक्विटी तो हम किस बेसिस पे ले रहे हैं कि हम अपना किस पे, ये जैसे मैंने अपने कल अपने जैसे ट्रायल बैलेंस पे किया था, तो अपन जैसे अब इक्विटी पे हम कोई और अपना सैंपल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं 5% तुमने यहाँ पे कर लिया, क्रेडिटर्स या डेटर्स उस केस में हम तुमने कर लिया कि 6% कर लिया, वो डिपेंड कर सकते हैं वहाँ पे। बिल्डिंग जैसे कोई अगर ऑफिस इक्विपमेंट कोई ऐसे परचेज फिक्स एसेट्स का केस है, वहाँ पे 4.5% हो रखा है। वो डिपेंड कर सकते हैं कौन सी फैक्ट नेचर है वो अमाउंट्स पे के ऊपर में। जैसे ये तो अमाउंट जैसे 61 लाख है, तो यहाँ पे हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं कि 1% हो हमारा। तो मैंने वो लिया है कि बैंक हो सकता है थोड़ा मोर मटेरियल हो तो हम इसको खाली 1% रखें यहाँ पे। डिपेंड कर सकते हैं वो कितने भी हम यूज कर सकते हैं। रेवेन्यू का होगा यहाँ पे भी हम खाली 1 या 5% कर सकते हैं खाली। तो डिपेंड करेगा वो किस फैक्टर पे हम क्या क्या लें वहाँ पे एलिमेंट पे। मतलब जैसे कोई एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अगर कोई मटेरियल एक्सपेंस है वहाँ पे कोई जो बहुत ही हैवी एक्सपेंस कर रहा है, जैसे अगर इसके केस में बात करूँ तो यहाँ पे वैसे ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा लीगल एंड प्रोफेशनल कैरी कर रहा है तो उसको वहाँ पे थोड़ा प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि सिग्निफिकेंट एरिया वो कवर कर रहा है। नेक्स्ट, अब जैसे वो परसेंटेज वो मेटेरियलिटी डिसाइड करने के लिए कह रहा था ना, देखो ये हमने परसेंटेज डिसाइड कर ली यहाँ पे, ये हमारी होगी परसेंटेज यहाँ पे, और ये हमारा हो गया चोजन बेंचमार्क हो गया ये वाले। तो ये हम ऐसे बना लेंगे। When there are items on which attention of the users of particular entity financial statement tend to be focused, for example, for purpose of evaluating financial performance, user may tend to focus on profit, sales और net assets। कि देखो जब हम कोई पर्सन जैसे वैल्यूएशन कोई मार्केट कैप हम निकालते हैं वहाँ पे ईपीएस निकालते हैं, तो सबसे पहला मेन होता है हमारा प्रॉफिट वहाँ पे। तो जो हम प्रॉफिट निकालेंगे जैसे इसमें तो जैसे हम ये अगर बात करें कि जैसे रेवेन्यू कितना है वहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, तो इसकी कंप्यूटेशन प्रॉफिट प्रॉपर होनी चाहिए वहाँ पे। तो यूजर्स को हमें मेनली मान लो ये चाहिए, तो मतलब इस पे वैसे तो सभी पे होता है, लेकिन मान लो उनको ज्यादा फोकस रखना है इन्हीं पे प्रॉफिट्स पे, तो अब उस पे वहाँ पे प्रॉपरली हम करेंगे ना वहाँ पे कैरी ऑन अपना कि अटेंशन यूजर का रखना है, तो हम उसे पर्टिकुलर थोड़ा ध्यान रख के करें। फैक्टर कितना मटेरियल है कितना कम है तो उस अकॉर्डिंग करें कि अटेंशन ऑफ यूजर हो गया इसमें। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ एंटिटी, वो किस एंटिटी कहाँ पे डील कर रही है, उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है वहाँ पे, जो हमने ऊपर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की थी सबसे पहले अभी स्टेप 1 के अंदर। मान लो वो स्टेप 1 था हमारा प्लानिंग स्टेप 1 हो गया। जैसे हम डिसाइड करते रहेंगे, जैसे अगर मैं इसी क्या कहना एक शेड ऐड कर लेते हैं, देखो क्या क्या जो हमारे स्टेप्स होंगे ना ऑडिट के अंदर वो बनाते रहते हैं अपन। ये हमारी होगी HOR स्टेप्स इन ऑडिट, अपन एक एक लिखते रहेंगे। स्टेप 1 हमारा क्या था, प्लानिंग की थी हमने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किया हमने, अंडरस्टैंडिंग ऑफ E एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। अब कैसे कि यहाँ पे हमने RAP एंड इंटरनल IC चेक किया, यहाँ पे रैप एंड IC। थर्ड हम क्या कर रहे हैं, मटेरियलिटी, ऑडिट मटेरियलिटी। कि हमने देखो हमारे स्टेप्स चल रहे हैं यहाँ पे, प्लानिंग हमने कर ली, अंडरस्टैंडिंग कर ली। यहाँ पे अगर इसके आगे ऐसे ऐसे का नाम ही दे सकते हो, जैसे यहाँ पे 300, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, कंट्रोल है 300, 315, 320 कि हमने हमारा स्टेप वाइज चल रही है। मेटिलिटी डिसाइड कर ली, तो हमने अब देखो मेटिलिटी में अपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की, ऊपर एंटिटी एंड एनवायरनमेंट की, उस बेसिस पे हमारा वो भी फैक्टर हो सकता है वहाँ पे। कोई हमें कोई ज्यादा एक्सपेंस थोड़ा मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया हमें मटेरियल दिखा वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में, वहाँ पे एंटिटी का मतलब किस नेचर की थी, उसने कोई बिजनेस चेंज किया वहाँ पे, तो वो भी हो सकता है वहाँ पे। मर्जर हुआ, एक्विजिशन हुआ, तो उस केसेस में वो ध्यान रखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट, द एंटिटीज ओनरशिप स्ट्रक्चर, जैसे चलो इसमें भी कवर हो सकता है एंटिटीज ओनरशिप स्ट्रक्चर। मान लो मर्जर एक्विजिशन हुआ है या कोई पर्टिकुलर कोई पर्सनल वहाँ पे सीनियर लेवल का चेंज हो गया, CEO चेंज हो गया, तो वहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अब किस टाइप का पर्सन है, मतलब थोड़ा वहाँ पे फोकस रखना पड़ेगा। एंड द वे इट इज फाइनेंस्ड,
कि वो कैसे फाइनेंस हुआ है, डेट मोर है, इक्विटी उन्होंने की है, बाइक बैक की है, तो थोड़ा हमें वहाँ एरिया रखना पड़ेगा. Like see, if entity is financially solely by debt rather than equity, users may put more emphasis on assets and claim on them than entities earning. कि मान लो अगर किसी एंटिटी ने डेट से मोर अमाउंट वो उठा रखी है, मान लो डेट से, इक्विटी की जगह उसने डेट से पिक कर रखा है, तो अब डेट को रीपे करने के लिए उनके पास सफिशिएंट एसेट्स तो होनी चाहिए ना. प्रॉफिट तो चलो प्रॉफिट भी होना चाहिए, लेकिन सफिशिएंट एसेट्स तो होनी चाहिए ना. कि मान लो डेट अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो गया किसी ईयर में, तो एसेट से उनको सेल करके उसके लिक्विडेट करके, मतलब एसेट्स को लिक्विडेट या सेल करके, तो हम वहां से कैश जनरेट कर सकते हैं अपना उनको रीपे करने के लिए. तो हमारा वहां से अर्निंग से हटके फोकस हमारा एसेट्स पे ज्यादा हो जाएगा, ताकि क्योंकि हमें उनको रियलाइज करनी पड़ सकती हैं. एंड रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क रिलेटिव, अब वो कितना वोलेटाइल है वहां पे, कि मान लो कोई पर्टिकुलर आइटम है वो, जैसे एसेट्स लायबिलिटी को रेवेन्यू था, वो पर्टिकुलर वोलेटाइल हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है. जैसे हमारा ऐसे वो मतलब ऐसे पर्टिकुलर जैसे बात करोगे तो बहुत ही ऐसे अपसाइड डाउन जा रहा है, उसको नहीं कर सकते वहां पे. जैसे कोई ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा चेंज हो रहा है, डेट मतलब डेट इसमें तो नहीं होगा, जैसे नेचर है एंटिटी है वो भी कॉमन रहेगा. और एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वहाँ पे, तो वहाँ थोड़ा ज्यादा हो सकता है वहाँ पे, कि हम जैसे कोई प्रॉफिट का बेस लेंगे तो वो चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे हम थोड़ा ध्यान रखें. एवरेज ले कैसे डिसाइड करें कि कितना एवरेज रहता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे अपना. ये हो गया. और A3 करते हैं. Example of benchmark that may be appropriate depending upon the circumstance of the entity includes categories of reported income such as profit before tax. देखो मैंने कहा था जैसे हम किस पे PBT पे निकाल सकते हैं, PBT, रेवेन्यू पे, GP पे, एक्सपेंसेस का हम पर्टिकुलर कोई टोटल एक्सपेंस लेके हम उसका मेटिलिटी वहां पे लगा सकते हैं. बेंचमार्क हम उसको टोटल इक्विटी कितनी है, नेट एसेट्स कितनी है. कई बार ये डिपेंड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे हम कोई और अमाउंट चेक कर ले, वहां पे नीचे भी जा सकते हैं मेटिलिटी लेवल से. ऐसा नहीं है कि मेटिलिटी से नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा बस अपना टेंशन कम रखते हैं वहां पे. पीबीटी फ्रॉम कंटेनिंग ऑपरेशन इज ऑफन यूज्ड फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज. देखो उन्होंने सीधा लिख रखा है यहाँ पे कि पीबीटी इज यूज्ड. जैसे हमने एग्जांपल हमारा ये था यहाँ पे, पीबीटी हमने ले रखा है, तो मोस्टली अभी ये यूज होते हैं यहाँ पे. जैसे कि उन्होंने पीबीटी का परसेंटेज डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि रेवेन्यू तो बहुत मल्टीपल फिगर्स में होगा, उसका हम अगर मान लो 1% लेंगे तो क्या होता है, वो भी 312 करोड़ आ रहा है वहाँ पे. तो ऐसा तो है नहीं 312 करोड़ की हम मटेरियल अमाउंट रखेंगे, मान लो 1 करोड़ में फिगर है, तो 1% हम किस में रख लेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में. तो मतलब इनका 4.85 के नियर बाय हमारा करंट ईयर में 21-22 में 4.85 हमारी मटेरियल अमाउंट होगी 4.85 करोड़. तो वो ठीक है वहाँ पे. एक्सपेंसेस में भी क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव एक्सपेंस भी थोड़े हाई होंगे वहाँ पे, तो इस बेसिस पे why when PBT from continuing operation is volatile, कि अगर वो भी volatile है, other benchmark में भी appropriate, more appropriate other होंगे such as GP और total revenue. वो हमें डिसाइड चेक करना पड़ेगा कौन volatile, थोड़ा volatile नहीं है वहाँ पे, कौन फिक्स है. हम ट्रेंड देख लेंगे वहाँ पे, कि जैसे हमने ये बनाया था. मैं जल्दी से, कितना टाइम है ना अपने पास, ये रहा, इतने में बहुत है. इसको हम इंसर्ट करके यहाँ पे चार्ट, इसके लाइन मतलब कोई भी बना सकते हो, जैसे ये रहा. सीरीज उसने थोड़ी और पिक कर ली, हमें चेंज करना पड़ सकता है. वो सीरीज वो कुछ और पिक कर रहे हैं वहां पे. इसको थोड़ा देखो, एक सेकंड को, Ctrl+Z, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं जल्दी से. Ctrl+C, Alt+SVE, इंसर्ट, एक सेकंड थोड़ा शिफ्ट लाइन यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं इसको. फिर देखो ये रहा. अगर हम रेवेन्यू के बेसिस पे करें, देखो दिख रहा है ना कि हमारा रेवेन्यू देखो पिछले साल हमारा कितना, देखो कितना नीचे जा रहा है. अब तो कितना वॉलेट, मतलब देखो कितना नीचे जा रहा है. इसको हम नहीं कर सकते यहाँ पे. अगर मान लो हम इसको यहाँ पे रखते हैं फिगर्स को, Ctrl+C, इसकी जगह पुट करते हैं Alt+CVE. ये देखो अब ये दिख रहा है ना तुम्हें, थोड़ा वॉलेटाइल है यहाँ पे, मतलब थोड़ी कम वॉलेटाइल है यहाँ पे. अब 485 देखो नीचे जो लाइन ग्राफ देखना, लाइन वाला, ये लाइन ग्राफ, ये देखो ऑलमोस्ट ऐसे सेम के आसपास चल रहा है. तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा, इस पे यहाँ देख सकते हैं. अब इस पे क्या फिक्स, इसको हम बेंचमार्क डिसाइड कर सकते हैं. इसको हम यहाँ पे अगर कम, देखो कम वॉलेटाइल है, बीच में जैसे 158 है. अब ये किस लिए आगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ और यहाँ पे रीजन, जैसे कोविड आया था तो इसलिए उनका प्रॉफिट उस वजह से रिड्यूस हुआ हो बस.
जैसे यहाँ पे सेल्स तो इंक्रीज हुई है लेकिन अब वो नहीं हुई रेवेन्यू। और उस केस में भी देखो रेवेन्यू मतलब डिक्लाइनिंग इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने 22 से हम शुरू कर रहे हैं, देखो इसको, इस वजह से था वहां पे। अगर हम इसको थोड़ा अपसाइड डाउन लेते तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा था, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, उनका ट्रेंड देखेंगे हम कि पर्टिकुलर ट्रेंड क्या है यहाँ पे, हम इस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। किसी को डाउट हो तो बताओ, बाकी और कुछ तो नहीं पाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ। 1 minute we have left. Anything you want to ask? कल जो आपने क्वेश्चन पूछा था आंसर बता दो। कौन से वाला? हाँ भाई, कल एक क्वेश्चन पूछा था, वो वाला नहीं मिला था। एक बार रिपीट कर दो कि मैं शायद स्किप, मेरे माइंड से स्किप हो गया हो। वो क्वेश्चन था कि अगर ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दी और मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या वो ऑडिट रिस्क में कवर है कि नहीं? तो बताओ, तुम बताओ अपनी ओपिनियन तो जल्दी से मेरे को। भाई मैं तो जहाँ भी ऑडिट रिस्क देखा वहां तो 3 ही चीज मिली, कंट्रोल, इनहेरेंट और डिटेक्शन। ये तो कहीं दिखा ही नहीं, मिला ही नहीं, समझा ही नहीं। तो बस इतनी रिसर्च चली तुम्हारी बस? राधिका मेरी दरअसल भाई आईटी जल्दी से चालू हो बताओ, गई 1 ना। मिनट है मेरे पास। राधिका तुम बताओ अपना, तुम्हारा ओपिनियन क्या है यहाँ पे? मुझे लगता है कि उसने गलत रिपोर्ट दी है, चाहे आप कोई भी दे दी है तो ऑडिट रिस्क की उसने गलत रिपोर्ट दे दी, फाइनेंशियल ईयर को इफेक्ट, कंपनी को इफेक्ट करेगा कि उनकी सही रिपोर्ट आनी चाहिए थी पर उनकी गलत रिपोर्ट आ गई। तो मेरे ख्याल से होना चाहिए ऑडिट रिस्क में कवर। पर अभी भी डेफिनेशन पड़ी थी यहाँ पे लिखा था कि उसने इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया तब कि क्लियर रिपोर्ट दे दी उसने, मतलब इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया। मैं अपना इसमें है देता हूँ, ये, वैसे ये ऑडिट रिस्क में कवर होगा, लेकिन अगर डेफिनेशन देखोगे वैसे नहीं होगा, लेकिन ये ऑडिट रिस्क है हमारा यहाँ पे। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ाई थी, अभी मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि ये रहा। इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया। हाँ, कि अगर मटेरियल में स्टेटेड है, लेकिन अगर नहीं भी है, अगर हमने तो भी गलत ओपिनियन दे दिया तो वो भी वो होगा। ऐसे हमें